नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। विद्या शक्ति के इस क्लास में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। तो बेटा, आज हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक सुविचार से क्लास को स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारा दिन अच्छा जाए और हमें जो है पढ़ने में थोड़ी और अच्छी प्रेरणा मिले। ठीक है, आप सभी तैयार हो ना बेटा? ठीक है, चलिए। तो आज का सुविचार क्या है, ये देखिए। संघर्ष जितना बड़ा होता है, क्या कहा मैंने? संघर्ष जितना बड़ा होता है, सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। यानी कि आप कितना भी संघर्ष करें, यानी कि जितने मन लगाकर आप किसी चीज को पाने के लिए संघर्ष करते हैं, यानी कि उसके लिए आप अपने जीवन के, अपने समय को, अपने शक्ति को, सबको आप जितना लगाएंगे, आपको जो सफलता मिलेगी वो उतनी ही बड़ी होगी। और वो सफलता ऐसी होगी जो आप कभी भी नहीं भुला सकते, क्योंकि उसके पीछे आपने बहुत मेहनत की होती है ना। अब देखो बेटा, कई बच्चे होते हैं जब एग्जाम नजदीक आते हैं तो वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में थोड़ी बहुत चीजें वे पढ़ लेते हैं। ओके, तो ऐसे करने से क्या होता है, उनका जब एग्जाम आता है तो वो क्या कर नहीं पाते, अच्छी तरह से हर क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाते, लेकिन वो पास हो जाते हैं। जो बच्चे शुरुआत से ही अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, हर एक चीज को पढ़ते हैं, उसको लिख कर देखते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो पहले से सोच लेते हैं कि हमें इस बार इतने अच्छे अंक लाने हैं, इस बार हमें पिछले साल से भी अच्छे अंक लाने हैं, तो वो क्या करेंगे, उसके पीछे बहुत अच्छी तरह से मेहनत करेंगे। फिर देखना बेटा, उन बच्चों के रिजल्ट कैसे आते हैं। आप इस तरह से मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट कैसे आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। और आप जब अगले क्लास में जाओगे तो आप उस क्लास के टॉपर बनोगे, है ना। तो आज का ये सुविचार सभी बच्चे अपने मन में रखिएगा। संघर्ष जितना बड़ा होता है, सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है, चलिए। तो बच्चे, अब हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे अपने क्लास को, बाकी जो हमने पढ़ा था, है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा था पिछले क्लास में? हमने पढ़ा था कि जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनमें पोषण कैसे होता है कि नहीं। वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, बताया था मैंने आपको। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। किसकी सहायता से बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, तथा जल का उपयोग करके। और एक और बात आपको बताया था मैंने, क्लोरोफिल नामक जो हरित लवक होता है, उसका प्रयोग करके वे क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण किस रूप में करते हैं? स्टार्च या ग्लूकोज के रूप में वे करते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा था उसमें कि जो पौधे होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती है, उसमें स्टोमेटा या रंध्र नामक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना। तो ये जो छिद्र होते हैं, इन्हीं की सहायता से पौधे क्या करते हैं, एक तो सूर्य के प्रकाश को का अवशोषण करते हैं, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को का अवशोषण करते हैं, तथा प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है उसको उन्हीं रंध्रों के द्वारा बाहर को छोड़ते हैं, यानी कि स्टोमेटा के द्वारा वे रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। तो गैसेस का एक्सचेंज वहां पर हो गया, यानी कि जो गैसेस है उसका आदान प्रदान किसके द्वारा हुआ? स्टोमेटा द्वारा हुआ। ओके, तो वो तो क्लियर हो गया आप सभी को। अब बेटा, स्टोमेटा द्वारा एक और प्रक्रिया जो है वो पौधों में होती है, वो है वाष्पोत्सर्जन। क्या बोला मैंने आपसे? वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ओके, अब कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि मैम बेटा, वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन जो है वो क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है जो ट्रांसपिरेशन होता है वो क्या होता है? जी हाँ, पौधों द्वारा जल वाष्प का वायुमंडल में छोड़ा जाना। ठीक है, पौधों द्वारा जल वाष्प, यानी कि उनके अंदर जो जल होते हैं उसका जो वाष्प है वो वायुमंडल में छोड़ा जाना, उसी को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और उस वाष्पोत्सर्जन में किन चीजों का की सहायता होती है बेटा? स्टोमेटा जो होते हैं, रंध्र जो होते हैं, रंध्रों के द्वारा ही क्या किया जाता है?
बिल्कुल सही कहा आपने। जल वाष्प को बाहर छोड़ा जाता है, बाहर यानी वायुमंडल में छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे छिद्र है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पौधों में अगर ये स्टोमेटा या रंध्र ना हो तो क्या नहीं हो सकता? प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रिया नहीं हो सकती, वाष्पोत्सर्जन जैसी प्रक्रिया नहीं हो सकती, है ना। तो इन सभी के लिए स्टोमेटा का होना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो हम समझे ट्रांसपिरेशन को बहुत अच्छी तरह से बेटा, हम लोग समझते हैं अभी ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को। चलिए। ओके, तो ये जो वाष्पोत्सर्जन है, जैसे मैंने आपको बताया, क्या है ये? जल वाष्प को क्या है? यस, वायुमंडल में पौधों द्वारा, पत्तियों द्वारा, उनके स्टोमेटा द्वारा छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखा आपने, क्या करते हैं पौधे? पौधों के जो जड़ होते हैं वे क्या करते हैं? वो जल का अवशोषण करते हैं और उनके जो पौधों के शरीर में इस पानी को पहुंचाते हैं, जहां पर प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रिया होती है। उसके बाद क्या होता है? जो एक्सेस वाटर होता है उनके शरीर में, यानी कि पौधों के शरीर में जो अधिक मात्रा में जो उनके जल होते हैं, उसको इन रंध्रों द्वारा बाहर को छोड़ा जाता है। यहाँ पर आप देखिए H2O लिखा हुआ है ना। H2O यानी वाटर होता है कि नहीं? सबको पता है ना ये। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? वाष्पोत्सर्जन पौधे के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो आप नोट करके रख सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन के उपयोग क्या क्या है, इस प्रक्रिया के कारण पौधों में क्या क्या लाभ होता है या प्रकृति में क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन पौधे के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे वे अपने आसपास के वातावरण के अनुसार तापमान को बनाए रख सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए, वाष्पोत्सर्जन पौधे द्वारा जलवाष्प को वायुमंडल में छोड़ने की प्रक्रिया है, जो जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बेटा, मैंने आपको बताया, जब डेफिनेशन उसका बताया ट्रांसपिरेशन का, मैंने बताया ट्रांसपिरेशन क्या है? वाटर वेपर को स्टोमेटा द्वारा बाहर को छोड़ना। कहाँ? एटमॉस्फेयर में छोड़ना, वही प्रक्रिया है ट्रांसपिरेशन। अब इससे प्रकृति को या हमारे भूमि को क्या आवश्यकता होती है, इसकी क्या महत्वपूर्णता है इसकी? बेटा, इससे जो है जल चक्र, ठीक है, जल चक्र यानी वाटर साइकिल, है ना, जिससे कि हमारे भूमि में क्या होती है? वृष्टि होती है, वर्षा होती है, जिससे सारे जो जीव जंतु है यहाँ पर उनको पानी की लभ्यता होती है कि नहीं? तो इसके लिए ये जो प्रक्रिया है ये बहुत बहुत जरूरी होता है। तो पौधों द्वारा जलवाष्प को वायुमंडल में छोड़ा जाना, ये पौधे के पत्तियों में स्थित छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, इसके माध्यम से होते हैं। ठीक है, तो तीन बातें बताई मैंने अभी आपको। एक तो वाष्पोत्सर्जन क्या चीज होती है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा द्वारा होता है। तीसरी बात ये बताया मैंने आपको कि जल चक्र में सहायता करते हैं ये, साथ ही साथ पौधों में तापमान के नियंत्रण में भी ये सहायक होते हैं, है ना। अब बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं? अब आप सोचते होंगे कि जो मैम बोल रही है वो सही है या नहीं है। तो बेटा, हमें साइंस में जब भी हमें कोई डाउट होता है तो हम क्या करते हैं? उसका टेस्ट करते हैं, है ना। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं? जब किसी तथ्य को समझाना होता है, जब किसी के सामने प्रूव करना होता है कि भाई जो हमने बात कही है वो सत्य है, उसके लिए क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी होता है ना। तो हम भी करें एक्सपेरिमेंट कि जो ट्रांसपिरेशन जो बताया है कि स्टोमेटा द्वारा रिलीज होती है वाटर वेपर, तो ये सत्य है कि नहीं, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। तो क्या करेंगे हम लोग? अभी अभी हम सीधे जाते हैं, एक परीक्षण करके आते हैं। सभी तैयार हैं परीक्षण करने के लिए? आ जाइए सारे बेटे, सभी बच्चे आ जाइए मेरे साथ, हम साथ साथ में परीक्षण करने वाले हैं। ओके, सभी तैयार हैं? ओके, तो चलिए हम करते हैं परीक्षण। आप सभी तैयार हैं तो शुरू करें हम लोग। चलिए बेटा, अब मेरे पास क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने क्या लिया हुआ है यहाँ पर। क्या है मेरे पास?
यहाँ पर एक पौधा है, देखो कितना सुंदर पौधा है। ये मैंने कहाँ पे रखा हुआ है? एक टेबल है, उसके ऊपर मैंने इसको चढ़ा के रखा है। ठीक, आप सबके घर में पौधे हैं तो आप भी इसको कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को आप जरा करके देखिए। अब देखो यहाँ पर मैंने कहाँ रखा है इसको, जहां पर सूर्य की प्रकाश जो है इस पौधे को लभ्य हो रहा है, ऐसे एक जगह पर मैंने इसको रखा हुआ है। ओके, अब देखो इस पौधे में बहुत सारी पत्तियां हैं। देखा आपने, इस पौधे में बहुत सारी पत्तियां हैं। अब मैं क्या करने वाली हूं, इस पौधे के इस वाले ब्रांच में से थोड़े से पत्तियों को हटा देती हूँ। ठीक है, तो उस पौधे में से मैंने क्या कर दिया, थोड़े से पत्तियों को मैंने हटा दिए। देखा आपने, हट गए ना। अब क्या करने वाले हैं हम लोग? अब क्या करेंगे बेटा बताइए? हाँ, अभी हम लोग, यस, अगली प्रक्रिया की तरफ जाएंगे। यहां पर आप देखिए थोड़े से धागे रखे हैं, थ्रेड रखे हुए हैं, है ना, और यहां पर थोड़े से पॉलिथीन बैग्स रखे हैं। देखा आपने। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिथीन बैग में यहां से एक पॉलिथीन बैग को निकालेंगे और जहां जिस टहनी की पत्तियों को हमने हटाया है वहां पर हम इसको थ्रेड की मदद से बांध देंगे। देखा, आप सभी ये घर में करके देखिएगा। बांध दिया हमने। ओके, अब यहाँ पर एक और पॉलिथीन बैग है, इसको भी हम निकालेंगे और इसको कहाँ पर बांधेंगे हम लोग? जिस टहनी पर ज्यादा पत्ते हैं वहां पर हम इसको ले जाकर बांधने वाले हैं। ओके, तो आपने देखा, एक कवर हमने कहाँ बांधा, जहां पर पत्तियां नहीं है, और एक जहां पर बहुत सारी पत्तियां हैं। ठीक है, अब थ्रेड की सहायता से इसको भी कस के बांध देंगे। चलिए, बांध दिया, है ना। ओके, अब बेटा एक पॉलिथीन कवर ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी जरा थ्रेड से ऐसे ही बांध देते हैं। चलिए, आजा थ्रेड, ये क्यों नहीं आ रहा? ओके, आ गया। देखा आपने, तो उसको भी बांध दिया हमने। अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे। कितने घंटे? 3 घंटे हम लोग वेट करेंगे। जब 3 घंटे के बाद आप आकर देखेंगे तो एक एक कवर को आप पहचानिएगा, देखिएगा। जिस पॉलिथीन कवर को हमने यूं ही बांध दिया था, आप देख सकते हो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, उसके अंदर कुछ कोई खास फर्क कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। देखा आपने, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन जिस कवर को हमने, वो जो खाली जो टहनी है जिसके ऊपर पत्तियां हमने हटा दी थी, उस पे देखा तो हमने देखा छोटे छोटे पानी की बूंदें इधर उधर फैली हुई हैं। देखा आपने उसके अंदर। ओके, अब जब एक बार को जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखा आपने, जिस टहनी के ऊपर हमने पत्तियां हटा दी थी वहां पर आप देख सकते हो उसके अंदर थोड़े से जल वाष्प जो है दिखाई पड़ रहे हैं आपको। अब हम देखने वाले हैं जिस टहनी के ऊपर बहुत सारी पत्तियां थी, उसको जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कितने सारे वाटर वेपर, यानी कि कितने पानी की बूंदें उसके अंदर पड़ी हुई हैं। देखा आप सबने। हाँ, तो इससे क्या आपको, इसका इसका ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, इससे आपको क्या पता लगता है बेटा? इससे आप क्या इन्फ्रेंस निकालते हैं? बिल्कुल सही बेटा। जिस पॉलिथीन कवर में ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें बहुत सारी पत्तियां हैं, वहां पर आप देखो क्या है, पानी की बूंदें जो है बहुत ज्यादा है। इसका अर्थ क्या है? ये जो लीव्स है इसके अंदर स्टोमेटा है ना, इसके ऊपर जो है स्टोमेटा है, और ये जो स्टोमेटा है वो क्या करती है, पानी को रिलीज करती है ना। यस, पानी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो जब पानी को रिलीज करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस कवर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। अब आप बोलोगे कि मैम ये जो कवर है जो बांधा हुआ है हमने, यहाँ पर तो कोई पत्तियां नहीं थी, लेकिन इसके अंदर भी जलवाष्प है ना। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो स्टोमेटा होते हैं, ये स्टोमेटा जो है, जो पौधे होते हैं उसकी जो हल्की हल्की जो डालियां या टहनियां होती है जो हरे रंग की होती है, उसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ओके, पत्तियों की जितना नहीं, लेकिन इनमें भी छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं, ये भी ट्रांसपिरेशन का कार्य करते हैं। ओके, तो ये बात प्रूव हो गया, क्लियर हो गया ना कि स्टोमेटा जो है, रंध्र जो है, किसमें सहायता करते हैं? किसमें सहायता करते हैं बेटा, बस सभी बताइए। हाँ, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं।
क्लियर हो गई? तो ये कॉन्सेप्ट जो है, आई आई होप सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया है। ओके बेटा, अब जो है एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक बच्चे ने पूछा है कि मैम, सभी जो जो हम लोग पौधे देखते हैं, सभी पत्ते, उनके सभी पत्ते तो हरे हरे नहीं होते। हम लोग कई बार गार्डन में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे कलर्स के पत्ते होते हैं, कई पीले होते हैं, कई लाल रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। तो उनमें क्या प्रकाश संश्लेषण नहीं होता? तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो प्रकाश संश्लेषण है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट जब लीव्स में होते हैं ना, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है ना, ये जो पिगमेंट है, ये जब हरे पत्तों में होते हैं तभी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आपका सवाल है कि कई रंग के पत्ते वाले जो पौधे होते हैं, उनमें क्या प्रकाश संश्लेषण नहीं होता? उनमें क्लोरोफिल तो नहीं होता होगा। जो क्लोरोफिल होने वाले जो पौधे हैं वो तो हरे रंग के दिखते हैं, है ना। तो बेटा आपके डाउट को मैं क्लियर कर देती हूँ। जो पौधे जिनके पत्तियां लाल या पीली या कई अन्य रंग के होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल के अलावा कुछ और पिगमेंट्स भी उनमें होते हैं, ठीक है, जैसे कि जैंथोफिल वगैरह। तो ये जो क्लोरोफिल के अलावा जो अन्य पिगमेंट्स उनमें होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्लोरोफिल को क्या करते हैं, उसको ऐसे मास्क कर देते हैं, ठीक है, उसको ऐसे हाइड कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होते। क्लोरोफिल के अलावा और भी पिगमेंट्स उनमें होते हैं, है ना। तो इसी कारण पत्तियां अलग अलग रंग के होने के बावजूद भी उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो चलती है। तो जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन पूछा है, उनको आई होप वो क्लियर हो गया है ना। चलिए बेटा, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, पादपों में पोषण की अन्य विधियां। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। ओके, अब पादपों में पोषण की अन्य विधियां ये कैसे संभव है? आपने तो कहा था कि प्रकाश संश्लेषण से वो अपना पोषण बनाते हैं, पोषण का निर्माण करते हैं, या पोषक तत्व जो है प्राप्त करते हैं। अन्य विधियां कौन सी होती हैं? तो बेटा, पादपों में पोषण की और भी बहुत सारी विधियां हैं, इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो बेटा, कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्या नहीं होते, क्या नहीं होते, क्लोरोफिल की मात्रा होती ही नहीं है, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होते। ओके, तो ऐसे पौधे क्या करते होंगे? वो तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। तो ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं पता है आपको? परजीवी बोलते हैं। उनका पोषण कैसे होता है? परजीवी पोषण होता है। यानी कि उन प्लांट्स को हम पैरासाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पैरासाइट्स या परजीवी बोलते हैं। तो आप ऐसे पौधे देखना चाहेंगे जो पैरासाइट्स हैं, जो परजीवी हैं, और वो क्या करते होंगे अपने भोजन के लिए, उनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है। चलिए देख कर आते हैं। तो बेटा, आपने कभी अमरबेल नामक एक पौधे का नाम सुना है? कितने बच्चों ने सुना है अमरबेल, जिसे हम कस्क्यूटा बोलते हैं? अमरबेल किसी बच्चे ने देखा है? देखो बेटा, ये जो चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है वो क्या है? वो अमर बेल है। यहाँ पे देखिए आप, बेल की तरह बुरी तरह से एक पौधे के ऊपर ये चिपटा हुआ है, देखा आपने? उसके अंदर की तरफ एक पौधा है, उस पौधे के ऊपर ये पूरी तरह से फैला हुआ है, देखा आपने? तो अमर बेल एक एग्जाम्पल है परजीवी पोषण का, ठीक है। तो अमर बेल जैसे जो कुछ पौधे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं, वे अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। देखो बेटा, आरोहित होना यानी कि उनके ऊपर क्या करते हैं, ये फैल जाते हैं। एक पौधा है, उस पौधे के ऊपर अगर अमर बेल का जो बेल है वो फैला हुआ है, तो वो जो पौधा है जिसके ऊपर से अमर बेल फैला हुआ है, उस पौधे से ये क्या करते हैं,
अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ओके, तो वह पादप परपोषी कहलाता है। कौन सा पादप? वो पादप जिसके ऊपर अमरबेल लिपटा होता है, उस पौधे को हम परपोषी कहेंगे। क्यों परपोषी कहेंगे? क्योंकि वो दूसरों को पोषण देने वाला है ना। अमरबेल को पोषण देने वाला है तो उसे हम परपोषी कहेंगे। तो वो इंग्लिश में हम उसको हॉस्ट प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो वो परपोषी कहलाता है। तो अमरबेल जैसे पादप परपोषी के अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, ठीक है। तो जिस पौधे के ऊपर ये चढ़ते हैं वो क्या करते हैं, उस पौधे से, जो परपोषी पौधा होता है, उस पौधे से जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब ये क्या करते हैं, खींच निकालते हैं। ओके, और जो पौधा होता है जिसके ऊपर ये चढ़ा होता है, वो पौधा कुछ समय बाद क्या हो जाता है, पोषकों से वंचित होकर क्या होता है बेटा, वो मर जाते हैं। यानी कि फिर उनके शरीर में पोषण नहीं रह जाते। फिर ये अमरबेल क्या करती है, उस पौधे को छोड़कर दूसरे पौधे को पकड़ लेते हैं, और वो पौधा भी उस पौधे के ऊपर से भी क्या करते हैं, पूरी तरह से अपना पोषण जो है, पोषण का जो चक्र है उसको कंप्लीट करते हैं। इतनी बातें क्लियर होगी तो भूलेंगे नहीं। परपोषी, जो हमारा जो परपोषी है वो क्या है, वो जो पौधा है जिसके ऊपर परजीवी पौधा चढ़ा होता है, ठीक है। और परजीवी पौधे वो होते हैं जो अन्य पौधों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं, और उस पौधे को क्या कर देते हैं, पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को। तो परपोषी और जो है आपका जो है परपोषी जो है, परपोषी जो है ना बेटा, परपोषी जो है क्या है, और इसी तरह से परजीवी क्या है, इन दोनों में आप डिफरेंस को बता सकते हैं, है ना। चलिए, अब ऐसा कोई बच्चा है जो ये समझ नहीं पाया है तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, अब दूसरा एक पोर्शन, अगले प्रकार का पोर्शन देखते हैं पौधों में ही। वो क्या है, जरा देख कर आए हम लोग। चलिए, अब अगला प्रकार का पोर्शन हम देखने वाले हैं, वो है कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे, अब ये किस प्रकार के पौधे होते हैं? कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वो क्या, उन्हें हम अंग्रेजी में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें हम? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, ये जो पौधे हैं इसके अंदर देखो ऐसे जीव जंतु सब आकर फंस रहे हैं, देखा आपने, है ना। ये देखो, तो आपने, कई लोगों को इसके बारे में पता होगा, कई बच्चों को ये पहले बहुत ही नई जानकारी होगी, है ना। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़ों को पकड़कर उन्हें पचा लेते हैं। ओके, तो बेटा ऐसा वे क्यों करते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वे करते हैं। अब आप पूछोगे कि उन्हें नाइट्रोजन की जरूरत क्यों पड़ती है ना। तो बेटा हमारे शरीर में जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्यों उपयोग करते हैं? हमारे शरीर को जल्द से एनर्जी मिलने के लिए हम प्रयोग करते हैं, है ना, यूज करते हैं। तो हमारे भोजन के घटक में हमने पढ़ा था, प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, वाइटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है। तो इसी प्रकार से पौधे भी सजीव हैं, उन्हें भी क्या चाहिए, उन्हें भी प्रोटीन चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स तो वो लोग बना लेते हैं, स्टार्च तो वो लोग बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण से, लेकिन बेटा यही उनके लिए काफी नहीं होते। उनको क्या चाहिए, उनके शरीर की बढ़ोतरी के लिए उन्हें क्या चाहिए, हाँ उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, मिनरल्स की आवश्यकता होती है। ओके, तो कुछ पौधे जो होते हैं अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि नाइट्रोजन से ही वो लोग क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो वे क्या करते हैं, कुछ ऐसे पौधे जो कीड़ों को पकड़कर उन्हें पचा लेते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो प्रकार के, ये एक पिक्चर प्लांट है, ठीक है, यानी कि गमले के आकार का होता है, इसका एक ढक्कन होता है। जैसे ही जीव जंतु इसके पास आते हैं, ये इसके अंदर की तरफ को उसको खींच लेते हैं और क्या करते हैं, अपने ढक्कन को बंद कर लेते हैं और उसको पचा लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकती है, ये सनड्यू प्लांट है। यहाँ पर देखिए, इसके अंदर देखो एक मक्खी फंसी हुई है। ये क्या करते हैं, जैसे ही इसके आसपास कोई भी जीव जंतु आते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह आते हैं, उसको बंद कर देते हैं और उनको पचा लेते हैं। है ना, कितना इंटरेस्टिंग है ये, है कि नहीं। अभी आप अच्छी तरह समझ गए कि जो पौधों में जो पोषण होता है वो भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये समझ में आई सभी बच्चों को? हाँ, कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी
पोषण जिसे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। ओके बेटा, अब देखते हैं हम लोग अगला जो पोषण विधि है वो क्या होता है। अगला कौन सा पोषण विधि है, जरा देख कर आए पौधों में। चलिए, अगला जो पोषण विधि है वो है मृतजीवी पोषण। क्या है? मृतजीवी पोषण। एक मिनट। ये रहा मृतजीवी पोषण। अब ये मृतजीवी पोषण क्या होता है बेटा? आप सभी जानते हो मृतजीवी क्या होता है। मृत का अर्थ क्या होता है? मृत का अर्थ होता है मरा हुआ, है ना। मृत का अर्थ होता है मरा हुआ। तो मृतजीवी पोषण, जिसे अंग्रेजी में हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब ये क्या चीज होती है भाई? ऐसा क्या होता है? तो बेटा आपको पता है, आपने देखा भी होगा, जब आपके घर में थोड़े दिनों के लिए कुछ खाने की चीजें, या फिर जैसे कि ब्रेड हुआ या रोटी हुई, आपने कुछ दिनों तक आपने एक जगह पर ऐसी रखा हुआ है, ओके, बिना छुए उसको आप यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसे रखा है। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद उसके ऊपर कुछ चीजें ऐसी आती है, हरी हरी भूरे रंग की कोई चीजें आने शुरू हो जाती है ना। तो आपकी मम्मी आपसे बोलती है, बेटा वो जो ब्रेड है वो खाने लायक नहीं है, उसमें फंगस आया हुआ है, इसीलिए आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, आप उसको नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि उसको खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं, आपके पेट में प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपके पूरे शरीर में इन्फेक्शन आ सकता है ना। तो ऐसे चीजों को आप नहीं खाते। तो हम देखते हैं कि ये क्या वस्तु है जिसके ऊपर आती है। बेटा ये कवक होते हैं, जिसे हम फंगई बोलते हैं या फंजई बोलते हैं, ठीक है। तो ये कवक होते हैं। तो ये जो जीव होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सड़ी हुई चीजें, सड़ी गली चीजों पर क्या करते हैं? अपना अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कितने बच्चों ने मशरूम देखा है बेटा? कितने बच्चों ने मशरूम देखा है? कई मशरूम्स एडिबल होते हैं, है ना, खाते हैं, खाने में हम लोग यूज करते हैं मशरूम्स का, है कि नहीं? तो लेकिन कुछ मशरूम्स जो होते हैं वो खाने लायक नहीं होते, वो पॉइजनस होते हैं, तो उनको हम नहीं खाते हैं, है ना। तो अब ये क्या है? मृतजीवी पोषण क्या है या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है? ये पोषण की वह प्रणाली है जिसमें जीव क्या करते हैं? किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से अपना पोषण प्रदान करते हैं। ओके, यानी कि सड़ी गली कोई भी वस्तु हो, जैसे बहुत सारी पत्तियां सड़ी गली हो, या फिर कोई जानवर मरे पड़े हो वो सड़ गल गए हो, है ना। ये सब हैं जैविक पदार्थ बोलते हैं हम इनको। और जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया कि जैसे आप खाने की वस्तुएं थोड़ी दिनों के लिए डाल दो तो वो सड़ गल जाती है ना। तो उसके ऊपर कुछ चीजें आती है, जैसे कि मशरूम्स हुए, फंगई हुए, है ना। तो ये सब क्या करते हैं? ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? ये उन सड़ी गली वस्तुओं से, हम बोलते हैं मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से, वे अपने भोजन को, अपने पोषण को वे प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के जीवों को हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। ऐसे पोषण को हम क्या कहते हैं? जो ये लोग पोषण करते हैं इस प्रकार से, उस पोषण को हम क्या कहते हैं बेटा? उस पोषण को ही हम मृतजीवी पोषण या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई? तो हमने देखा पादपों में जो है पोषण, वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की संभावना नहीं होती है, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। तो उनमें क्या करते हैं? क्या करते हैं वो? अपनी तरफ से अपने पोषण के लिए वे अपना ही प्रबंध करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, परजीवी पोषण के बारे में आपको बताया, मृतजीवी पोषण के बारे में आपको बताया, इंसेक्टिवोरस जीवों के पौधों के बारे में आपको बताया। तो ये जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए। तो सभी बच्चे एग्जाम्पल्स के साथ पादपों में पोषण की अन्य विधियों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे बेटा? इन सभी को बेस करके आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। आप सभी तैयार रहिएगा। और हाँ, अगर आपको आज जो पढ़ाया हुआ पोर्शन है उसमें से कोई भी डाउट आप सबको है तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए हम अच्छी तरह से आपको समझाएंगे,
और आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।